Namaskar, I Sapna Golecha welcome you for another episode exclusively on robotic surgery, also known as the future of surgery. आज हमारा ये जो टी-टॉक सेशन है, it is in association with Rotary Club Jaipur and our expert Dr. C.P. Dadij. Dr. C.P. Dadij is a very renowned obstetrician and gynecologist in the city and holds a great experience in the field of high-risk pregnancies and robotic surgery. आज हम इस सेशन के थ्रू ये समझेंगे कि रोबोटिक सर्जरी है क्या और ये पेशेंट और डॉक्टर्स के लिए कैसे फ़ायदेमंद है। तो आइए सुनिए हमारे एक्सपर्ट्स के थ्रू व्हाट इज़ रोबोटिक सर्जरी। थैंक यू। मैं उजास जैन, रोटरी क्लब जयपुर का अध्यक्ष। आज यहाँ हम लोग सीके बिरला हॉस्पिटल में डॉक्टर सीपी दादी साहब से कुछ ज्ञान वार्ता के संबंध में यहाँ पे आए हैं, जो कि हमारे गायनिक से संबंधित गेस्ट सारी जानकारियाँ देंगे। जो रोबोट की आजकल नई सर्जरी होने लगी है, उसके बारे में हम विस्तार से इनके बारे में चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। चाय के साथ साथ के अंदर हम नई जानकारियाँ लेंगे, जिससे कि सभी लोगों को इसका फ़ायदा और नुकसान के बारे में जानकारी मिल सके। तो दादी साहब, मैं सबसे पहले आपसे यह जानकारी चाहूँगा, ये रोबोट के द्वारा ये सर्जरी किस तरीके से होती है, क्या जानकारी इसके संबंध में बेसिक, आज का आदमी ये रोबोट सर्जरी किस प्रकार से कराए, इसके बारे में बेसिक नॉलेज हमारे दर्शकों को देने का। आपका यहाँ आने के लिए धन्यवाद है सर। आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सर्जरी जो है वो दो तरीके से की जा सकती हैं। जैसे टाइम टेस्टेड ओल्ड टाइम ओपन एब्डोमेन ओपन करके सर्जरी करते थे, बड़ा चीरा लगता था और सर्जरी करके वापस पेट को बंद करते थे। समय बदला तो एडवांसमेंट के साथ में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का इंट्रोडक्शन हुआ। उसमें यही सर्जरी है वो सूक्ष्म छिद्रों के द्वारा होल्स के द्वारा की जाने लग गई, और उसके अंदर भी खूब सारे एडवांसमेंट हुए इंस्ट्रूमेंट वाइज। इन एडवांसमेंट की एक श्रृंखला में ही रोबोट का इंट्रोडक्शन हुआ। 2004 में FDA अप्रूव्ड हुई ये रोबोटिक टेक्निक, और इस रोबोटिक टेक्निक में लेप्रोस्कोपी का और एडवांसमेंट हो गया, और रोबोटिक सर्जरी जो है वो आजकल हर फील्ड में, हर जगह, विश्व में सभी जगह ये होने लग गई है। इसके कारण जो है सर्जरी का प्रिसीजन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जिससे जो कॉम्प्लिकेशंस लेप्रोस्कोपी में शुरुआती दिनों में होते थे उनकी संख्या में बहुत ज़्यादा कमी आई रोबोटिक के कारण, क्योंकि रोबोटिक सर्जरी है वो एडवांसमेंट है एक प्रकार का, और आपके मूवमेंट्स हैं उनको प्रिसाइज कर देता है, तो पेशेंट के लिए बड़ा बेनिफिशियल रहता है। तो डॉक्टर साहब, इसके अंदर पहले वाली सर्जरी में और आज वाली जो सर्जरी के अंदर जो इसका कहते हैं कि अपने कि नुकसान या फायदे में कितना परसेंटेज के हिसाब से फायदा रहता ज़्यादा? देखिए, पहले जो सर्जरी होती थी ओपन, उसके अंदर बड़ा चीरा लगने के कारण एक तो कॉस्मेटिक अपीयरेंस बिगड़ जाती थी। स्पेशली आई एम ए गायनेकोलॉजिस्ट, तो फीमेल्स में बड़े कंसर्न्स होते हैं इस चीज़ के लिए। दूसरी बात ये कि अगर चीरा लगेगा तो उस चीरे से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस रहते हैं, जैसे कि हर्निया बन गया, या स्टिच का ख़राब होना, मवाद पड़ना, इन्फेक्शन हो गया, या ज़्यादा समय तक बेड रेस्ट करना दर्द के कारण। तो ये सारी चीज़ें, अच्छा ब्लड लॉस भी बहुत ज़्यादा होता है ओपन सर्जरी में, अपन कंपेयर करें लेप्रोस्कोपी या रोबोटिक सर्जरी से। तो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, हॉस्पिटल के अंदर स्टे था। पहले जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था तो हॉस्पिटल में एक स्टेक्टमी के पेशेंट को 10-12 दिन रुकना पड़ता था। आजकल 24 से 48 आवर्स से पेशेंट अपने घर जा सकता है, और घर जाके अपने रूटीन काम जैसे खुद के नहाना धोना या अपनी चाय बना के पीना की जा सकती है, क्योंकि सर्जरी लिटरली पेनलेस हो गई। तो फ़ायदों में अगर अपन बात करें तो इन्फेक्शन रेट बहुत कम हो गई, रिकवरी बहुत फास्ट हो गई, पेशेंट अपनी ड्यूटीज़ रिज्यूम कर सकता है, और इन्फेक्शन रेट कम होने के कारण जो एंटीबायोटिक्स या एनाल्जेसिक लेनी पड़ती हैं वो भी नहीं लेनी पड़ती हैं, और पेशेंट है उसको तकलीफ़ बड़ी कम होती है सर्जरी के बाद में, क्योंकि दर्द नहीं होता तो नहीं के बराबर तकलीफ़ होती है।
थैंक यू डॉक्टर साहब। इसके साथ साथ के अंदर हम लोग इसमें इसका मतलब ये हुआ कि जो गायनिक के आजकल जो केसेज हैं तो काफ़ी सुधार आ जाएगा। जो गायनिक के केसेस के अंदर विशेष रूप से रहेगा, जो लेडीज़ को विशेष रूप से काफ़ी तकलीफ दे होता है, तो इस सर्जरी से काफ़ी बेनिफिट मिलने वाले हैं हम लोगों को। देखिए, पिछले 15-20 साल में बीमारियों का प्रकार बदलने लग गया है। इंडोमेट्रियोसिस एक बीमारी है जो कि पहले बहुत कम देखी जाती थी। पिछले 20 साल से उसकी इंसिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसमें ओवरीज में सिस्ट बन जाते हैं। और एक चीज़ और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है कि यंग पेशेंट्स में भी बीमारियां होने लग गई हैं, बड़े फाइब्रॉइड, इंडोमेट्रियोसिस। और तीसरी बात ये हुई कि समय जैसे जैसे परिवर्तित हो रहा है, सिजेरियन सेक्शंस की संख्या बढ़ रही है। तो जब हम गायनी सर्जरी करते हैं तो अगर पहले कोई पेल्विक सर्जरी जैसे सिजेरियन सेक्शन हुआ है तो उसमें भी अपने को सर्जरी करते हुए थोड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि आसपास के अंग जैसे ब्लेडर है या इंटेस्टाइन है वो यूट्रस पे आके चिपक जाते हैं, तो उनको सेपरेट करने के लिए भी अपने को टेक्निक चाहिए होती है। तो इस कारण से जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी या रोबोटिक सर्जरी है उसमें सुधार हुआ है कि ये सर्जरी जो है आप आसानी से कर सकते हो। ओपन सर्जरी में पेट के हर कोने में पहुंच पाना संभव नहीं होता है, लेकिन अगर आप रोबोटिक सर्जरी कर रहे हो तो आपके पेट के हर कोने में बड़े आराम से पहुंच के वहाँ सेफ सर्जरी कर सकते हो आप। मतलब कि हम पूरे डेप्थ तक नीचे तक जा करके उसकी देख सकते हैं। जी बिल्कुल, आप सही हैं। तो इसी प्रकार मतलब इस पेट से संबंधित जो भी किडनी हो, लीवर हो, सभी प्रकार के इससे फायदे हम लोगों को रोबोट से मिलेंगे। रोबोट से आप यूरोलॉजी की सर्जरीज कर सकते हो, गायनेकोलॉजी की सर्जरीज कर सकते हो, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सर्जरी जितनी भी होती है वो सारी की जा सकती हैं। और हमारे सेंटर में सारे कंसल्टेंट्स ये सर्जरीज कर रहे हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब। पीयूष जी भी हमारे साथ में हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं रोटरी क्लब जयपुर का सचिव रोटरी पीयूष जैन। डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाह रहा था कि आप एक पेशेंट को कैसे इस बात के लिए कन्विंस करेंगे कि डॉक्टर की बजाय रोबोट ये सर्जरी कर रहा है? देखिए, मैं इस बात के मिथ को क्लियर कर देना चाहता हूँ। रोबोट है वो डॉक्टर और पेशेंट के बीच में एक इंटरफेस है। रोबोट अपने आप से कोई सर्जरी नहीं करता है। जो डॉक्टर या सर्जन जो उसको इंस्ट्रक्शंस देता है उन इंस्ट्रक्शंस को ही फॉलो करता है, उनका रिफाइनमेंट करके। तो रोबोट अपने आप से कोई सर्जरी कर नहीं सकता, वो एक मात्र इंटरफेस है डॉक्टर और पेशेंट के बीच में। तो ऐसा नहीं है कि रोबोट खुद सर्जरी कर रहा है और सर्जन बाहर बैठा है। सर्जन खुद ही सर्जरी करता है, उसके मूवमेंट्स को रोबोट और ज़्यादा प्रिसाइज करके और पूरी सेफ्टी के साथ में एग्जीक्यूट करता है, इसलिए पेशेंट के लिए बड़ा सेफ रहता है। गुड आफ्टरनून सर, मैं सीए दुर्गेश पुरोहित, प्रेसिडेंट नॉमिनी रोटरी क्लब जयपुर। आज हमें आपसे मिलने का और यहाँ पे जो आपके सीके बिरला हॉस्पिटल में नया रोबोट जो लाया है, जो रोबोटिक सर्जरी में यूज होगा, उस पर आज आपसे चर्चा करने के लिए मैं यहाँ आया। तो सबसे पहले तो मैं सीके बिरला हॉस्पिटल और आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि आप ये रोबोट यहाँ पे लेके आए हैं जो ओटी में आपके साथ में काम करेगा। और या मुझे समझ नहीं आ रहा इसको कैसे बोलूँ कि आपके साथ में काम करेगा या आपके लिए काम करेगा या आपकी जगह काम करेगा। तो उसी के लिए कि आज एक यहाँ पे आप प्राइवेट हॉस्पिटल में राजस्थान में ये लेके आए हैं और मेरे हिसाब से राजस्थान की जनता के लिए भी इससे काफ़ी एडवांटेज और फ़ायदे होंगे। तो मेरा थोड़ा सा क्वेश्चन था सर इसमें, तो इसमें क्या आपको वहाँ फिजिकल आप ओटी में आप साथ में रहेंगे रोबोट के? आपका सोचना बिल्कुल सही है। रोबोट जो है वो ऑटोमेटिक मशीन नहीं है, वो खाली आपके जो फंक्शंस है, आपके जो मूवमेंट्स हैं, आपका जो सोच है, जिस चीज़ को आप ऑपरेट करना चाहते हो उन इंस्ट्रूमेंट्स को वो आपके मूवमेंट को एग्जीक्यूट ही करता है, केवल अपने आप से कोई सर्जरी नहीं कर सकता। तो सर इसमें क्या मतलब डिस्टेंस से भी रोबोटिक सर्जरी की जा सकती है? जैसे कोई डॉक्टर सर्जन अपने यूएस में बैठे हैं और क्या वो यहाँ सीके बिरला में इस रोबोट के थ्रू सर्जरी कर सकते हैं सर? बिल्कुल, ये बिल्कुल संभव है, क्योंकि रोबोटिक जो मशीन है वो नेट कनेक्टेड है। अच्छा। और इसका इंसेप्शन भी इसीलिए हुआ था कि रिमोट पॉसिबल एरिया में अगर कोई सर्जरी करनी हो तो सर्जन अपने सेंटर में बैठ के, अपने कंसोल में बैठ के इस सर्जरी को कर सकता है। तो मतलब रिमोटली पूरे दुनिया में कहीं से भी इस रोबोट को ऑपरेट किया जा सकता है?
तो मुझे लगता है पूरी दुनिया में ही बहुत बड़ा एक गेम चेंज होगा। और मुझे लगता है कि एक समय आएगा सब जगह, सब ऑपरेशन थिएटर्स में शायद रोबोट पहुंच जाएंगे। यस। जहाँ तक मुझे लगता है इसकी काफ़ी महंगी कॉस्ट होगी, शायद कॉस्ट की वजह से ही ये अभी शुरुआती स्टेज में है अपने इंडिया में। अभी ये शुरुआती स्टेज में है। कुछ इंडियन जैसे अपन मेकओवर चल रहा है, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में इंडिया में भी इसका प्रोडक्शन चालू हो जाएगा और उस वक्त जो इसकी कॉस्ट होगी वो काफ़ी कम हो जाएगी और अप्रोचेबल हो जाएगी लोगों के लिए, डॉक्टर्स के लिए भी, इंस्टीट्यूट्स के लिए भी। तो फिर रोबोटिक सर्जरी के चार्जेस और एक्सपेंसेस हैं वो काफ़ी कम हो जाएंगे। तो ये आने वाले समय में 5-7 साल के अंदर ही इसका प्रोडक्शन बिल्कुल अच्छे से चालू हो जाएगा। जिस प्रकार से भारत अभी विकसित देश बनने जा रहा है कुछ सालों में, तो ये नामुमकिन नहीं है भारत के लिए। तो सर इसमें जैसे इतना आपको लग रहा है कि मतलब ये इतना पॉपुलर हो जाएगा, तो मुझे अभी जो इसमें सिर्फ एडवांटेज ही एडवांटेज लग रही है। मुझे कोई रोबोटिक सर्जरी में कहीं भी कोई डिसएडवांटेज नज़र नहीं आ रहा, अदर देन मुझे मालूम नहीं है इसकी कॉस्ट के बारे में। जस्ट मैं एक परसेंटेज फिगर के हिसाब से कि नॉर्मल सर्जरी और रोबोटिक सर्जरी में कॉस्ट का पेशेंट के लिए कितना फ़र्क पड़ता होगा? फ़र्क पड़ता है, करीब करीब जो चार्जेज हैं वो डबल हो जाते हैं। अच्छा। उसका कारण ये है कि इसके जो इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं जिनसे हम ऑपरेट करते हैं वो डिस्पोजेबल होते हैं, अच्छा, वन टाइम यूज़ होते हैं, इसके कारण उसके चार्जेस बढ़ जाते हैं। सर मैंने जस्ट आपकी जानकारी में लाना चाहूँगा, मैंने मेरी मदर की यहाँ पे किडनी का ट्यूमर की सर्जरी करवाई थी सीके बिरला हॉस्पिटल में, और डॉक्टर दविंदर शर्मा जी ने वो सर्जरी की। तो उनसे सर्जरी करवाने का मेरा जो सबसे पहला जो कहूँ कि मेरी इच्छा इसलिए हुई कि मैंने जो जाना उनके बारे में कि उनका हाथ इतना अच्छा है कि वो सबसे बेस्ट सर्जरी कर सकते हैं। इस वजह से मैं यहाँ पे मैंने सर्जरी की। तो आपको क्या लगता है कि फ्यूचर क्योंकि सर्जन का जो मैं समझता हूँ कि उसका हाथ ही है कि वो कितना प्रिसाइजली सर्जरी करते हैं। वैसे मेरा ये प्रोफेशन नहीं है, फिर भी मैं जो समझता हूँ एज ए लेमैन। तो क्या आपको लगता है सर रोबोट सर्जन को रिप्लेस कर देंगे, एक समय आएगा? देखो, मैंने पहले भी बताया था कि रोबोट है वो सर्जन्स को रिप्लेस नहीं कर सकते। रोबोट अपने आप से कोई सर्जरी नहीं कर सकता ऑटोमेटिकली। आपको जो इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं वो इंस्ट्रक्शंस को कन्वे ही कर सकता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सर्जरी सर्जन ही करता है, बट एक इंटरफेस बीच में आ गया जिसने आपके मोमेंट्स को रिफाइन किया और आपकी सर्जरी को बिल्कुल प्रिसाइज कर दिया, ब्लडलेस कर दिया, पेनलेस कर दिया। तो ये बेनिफिट्स हैं इसके, लेकिन ये रोबोट सर्जन को कभी रिप्लेस नहीं कर पाएगा। बिल्कुल सर, अल्टीमेटली ह्यूमन ही सुप्रीम रहना चाहिए, चाहे कितना भी एआई और कुछ भी आ जाए, क्योंकि अल्टीमेट कंट्रोल तो क्योंकि ये लाइफ और डेथ और इतना प्रिसाइज चीज़ है, तो अल्टीमेटली कंट्रोल तो सर्जन्स के पास में ही होना चाहिए। और मेरे हिसाब से टाइम के साथ चलना चाहिए। और आज जब ये युग आ रहा है कि यहाँ पे रोबोट के थ्रू सर्जरी शुरू हो रही है, तो सबको ज़्यादा से ज़्यादा एडवांटेज इसका लेना चाहिए, क्योंकि कम से कम चीरे में बिल्कुल प्रिसाइज और कम से जल्दी रिकवरी, सब तरह के एडवांटेज ही एडवांटेज हैं। और मुझे लगता है समय आएगा तो इसकी कॉस्ट भी काफ़ी रीजनेबल हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच सर, धन्यवाद। आपसे बात करके बहुत बहुत अच्छा लगा। डॉक्टर साहब नमस्कार। मुझे ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि यहाँ के जो सीके बिरला हॉस्पिटल में पहली बार ये रोबोटिक सर्जरी स्टार्ट हुई है, शुरू हुई है। लेकिन बहुत से लोग जो इतने गरीब लोग हैं, क्या वो कैसे इसका फ़ायदा उठाएंगे? ये प्रश्न बिल्कुल सही है। देखो, गरीबों के लिए जो तमाम सरकारी योजनाएं चल रही हैं, जैसे RGHS है या चिरंजीवी है या आयुष्मान भारत है, तो हम हॉस्पिटल्स हैं उनको सब्सिडाइज रेट पे सर्जरीज कर रहे हैं, तो वो आराम से इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। दूसरी बात, हमारे अस्पताल में कंसिडरेशंस भी होते हैं कई बार कि अगर कोई नीडी है तो उसको हम बड़े रिबेट पे इस काम को करते हैं, तो वो भी कोई इश्यू नहीं है। इसमें फ़ायदा हम सबको देने की कोशिश करते हैं। जो पेशेंट जिसको नीड है उस सर्जरी की, हम करते हैं। वैसे नई जो टेक्नोलॉजी आने के बाद जटिल जो ऑपरेशन है उन पे भी जैसे इस रोबोटिक सर्जरी से और ज़्यादा फायदा होगा? आपने सही प्रश्न पूछा है। सर्जरी की जटिलताएं समय के साथ बढ़ती जा रही हैं, और जैसे जैसे जटिलताएं बढ़ती जा रही हैं वैसे वैसे भी इंस्ट्रूमेंट का डेवलपमेंट भी होता जा रहा है।
उन जटिलताओं का सामना करने के लिए नए नए तकनीक, नई नई टेक्निक्स आ रही हैं और रोबोट भी उसी का हिस्सा है। जो सर्जरीज पहले बड़ी मुश्किल से की जाती थी वो अब रोबोट के द्वारा बड़ी आसानी से की जा सकती है। और ये रोबोटिक सर्जरी का एक एडवांटेज है कि जो मोस्ट डिफ़िकल्ट सर्जरीज हैं वो भी आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। नहीं, बिल्कुल सही बात है सर, क्योंकि बहुत से पुराने समय में तो छोटी सर्जरी में भी आदमी ये सोचता था कि मैं शायद आखिरी बार जा रहा हूँ, ऑपरेशन के नाम से इतना डरता था। अब जो समय आ रहा है इसके हिसाब से आप बड़े से बड़े ऑपरेशन भी बहुत आसानी से हो रहे हैं और नई टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करना भी आजकल बहुत ज़रूरी हो गया है। और अपने सीके बिरला हॉस्पिटल जो है इस चीज़ को उन्होंने सबसे पहले अपनाया है, तो नेचुरल है, जनरल आदमी को सबको फ़ायदा होगा। और आने वाले समय में तो अब तो और आगे एडवांसमेंट हो रहा है और मेडिकल के लिए तो ये और ज़रूरी हो गया, उसमें भी प्लानिंग तो पहले से करनी होती होगी। बिल्कुल सही बात है। आने वाले 10 साल जो है मेडिकल में आमूल चूक परिवर्तन लाने वाले हैं टेक्नोलॉजिकली, और वो देखने लायक होगा। डायग्नोसिस और परफेक्ट हो जाएगी, ट्रीटमेंट और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा और सुगम हो जाएगा, सरल हो जाएगा, मरीज़ के हित में हो जाएगा। मरीज़ को कम से कम तकलीफ होगी, अस्पतालों में कम ठहरना पड़ेगा, रिकवरी फास्ट होगी। ये सारी चीज़ें जो सुविधाएं हैं वो आने वाले 10 सालों में डेवलप होने वाली है अच्छे से। वैसे मैं एक क्वेश्चन एज ए डॉक्टर के लिए नहीं पूछ रहा हूँ, जनरल हॉस्पिटल के हिसाब से पूछ रहा हूँ कि जब इतना खर्चा बढ़ जाएगा, टेक्नोलॉजी आ रही है और भी इनको नए नए इंस्ट्रूमेंट्स लाने पड़ेंगे और जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ रही है, तो कैसे हम मैनेज कर रहेंगे? इतने खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, कैसे मैनेज कर पाएंगे? देखो, अपने भारत में सब प्रकार के सेंटर्स हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सब जगह मेडिकल कॉलेजेस खोले हैं जिनके अंदर सारी फैसिलिटीज़ हैं। उदाहरण के लिए एसएमएस में भी रोबोटिक सर्जरी होती है। तो इस प्रकार से समाज को देखते हुए इन चीज़ों का डेवलपमेंट किया गया है। अगर कोई ज़्यादा सक्षम नहीं है तो वो सरकारी अस्पताल में आराम इलाज करवा सकता है, या उसके पास चिरंजीवी या आयुष्मान भारत बीमा है तो वो प्राइवेट में आके इलाज करवा सकता है। इलाज सब जगह सुलभ, बड़ी सुगमता से अवेलेबल है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब कि हमें इतनी जानकारी आपने दी, और निश्चित रूप से जो हमारे जनरल पब्लिक है उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। और सर्जरी की जो इतनी जो जटिल सर्जरी को भी सुगमता से इसको संपन्न किया जा रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।